आ रही है जी हाँ, आवाज। बिल्कुल आ रही करो है अभी आवाज़, शुरू। आप चलिए। ठीक है सर। जो नमस्कार सभी अपने सुजाती बंधुओं को। सर आज का जो चैप्टर है इसमें तीन है। इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 और इम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। सर सबसे पहले ये द एक्ट में बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये पूरे भारत पर लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। जब से जम्मू कश्मीर राज्य में 370 धारा हटा दी है उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू है सर। और जो ये सबसे पहले कि ये कहाँ लागू होता है, किस कंपनी संस्थान में है, ये उस इस्टेब्लिशमेंट कंपनी फैक्ट्री में लागू होता है, उद्योग में, इंडस्ट्री में, जिसमें 20 या उससे ज्यादा वर्कर कार्य करते हैं सर। More than 20 workers are employed. They will be governed by employee that organization, company or factory governed by Employee Provident Fund and Miscellaneous Act 1952। ये है सर। और टू एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट इंजॉइंग पर्सन क्लास और सच इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट और किसी भी अन्य को केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करके किसी अन्य संस्था या फर्म फैक्ट्री में भी लागू कर सकती है जिसमें 20 से कम भी अगर कोई वर्कर या मजदूर होते हैं तो सर। और इसमें सर इसका जो मेन क्राइटेरिया होता है इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का बेसिक वेजेज। बेसिक वेजेज का मतलब होता है बेसिक वेजेज और मूल वेतन और महंगाई भत्ता। सर जो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो काटता जो डिडक्शन होता है, महंगाई मूल वेतन और बेसिक का 12% ये अपने ईपीएफ में कटौती हुई है कर्मचारी के वेतन से सर। और बस बेसिक मूल वेतन और डीए के इसे 12% काटा जाता था। और सर इम्प्लॉयर मीन्स जो फैक्ट्री का जो मालिक होता है, रिप्रेजेंटेटिव का कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी रूप से जो दायित्व होता है, मैनेजर होता है, वो फैक्ट्री के इम्प्लॉयर में काउंट किए जाते थे। जनरल मैनेजर, एचआर हुआ, चेयरमैन हुआ, फैक्ट्री मैनेजर हुआ। सर टाइम टू टाइम ये संस्थाएं कर्मचारी भविष्य निधि आयोग को अपना सूचना भेजती है कि ईपीएफ के लिए ये पर्सन, ईपीएफ एक्ट लागू करने के लिए, इसके संचालन के लिए ये कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। वो उसमें सर इम्प्लॉयर माने जाते हैं इस ईपीएफ एक्ट पर्पज के लिए। इम्प्लॉय मीन एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड विद किसी तरह का कर्मचारी वो जो फैक्ट्री में काम करता है। और सर इम्प्लॉय कोई भी अगर ठेकेदार का आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं, ठेकेदार का मजदूर भी अगर हमारी फैक्ट्री या कंपनी में काम करता है तो वो भी सर कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का पैसा उसका भी ठेकेदार कटौती करेगा। और ये कटौती सिर्फ उसके वेतन से होगी सर। और इसमें सर जो सुपर एनुएशन मतलब जो रिटायरमेंट जो अधिवर्षीता की आयु जो हम हिंदी में कहते हैं, इस कर्मचारी भविष्य निधि पर्पज के लिए 58 साल की उम्र को अधिवर्षीता आयु माना गया है सर। और केंद्र सरकार इसमें सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अपॉइंट करती है, हु विल बी एक्ट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू द जनरल कंडीशन एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ द बोर्ड सर। सर इसमें कंट्रीब्यूशन एंड मेथड्स विच में बी प्रोवाइडेड स्कीम। सर इसमें 3 स्कीम होता है। जैसे मैंने बताया कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य को 3 फायदे होते हैं सर। एक तो बचत होती है कर्मचारी भविष्य निधि से। दूसरा सर उसका ईपीएस का इम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का मेंबर बनता है। तीसरा उसका इंश्योरेंस होता है, इम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। उसमें सर बेसिक और मूल वेतन और महंगाई भत्ते से 12% कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है। 12% उसमें इम्प्लॉयर नियुक्त साइड उसमें मिलाते हैं, जिसमें 8.33 नियोक्ता का अंशदान ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और बाकी 3.67 कर्मचारी नियोक्ता का कर्मचारी के अकाउंट में अंशदान जाता है कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट में।
और ये सर तरह तरह की इसमें पेंशन होती है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करूंगा। अभी ईपीएफ पे मैं थोड़ा ध्यान कर रहा हूँ सर मैं। ये जो मीटिंग सेंट्रल हुई गवर्नमेंट कोई उसका भी आउटकम। एजेंडे जारी करके इस स्कीम को मॉडिफिकेशन कर सकती है। 20 से ज्यादा वर्कर किसी भी कंपनी में होते हैं, दे विल बी कंपल्सरी गवर्न बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन। बट अगर केंद्र सरकार को ये आदेश है कि वो किसी भी अन्य किसी भी कर्मचारी सॉरी किसी भी कारखाना कंपनी को इस एक्ट से छूट दे सकती है, अगर वहां की स्थानीय या ज्योग्राफिकल परिस्थिति ऐसे है तो छूट दे सकती है सर इसमें। और किसी को अगर कोई ऐसी ज्योग्राफिकल परिस्थिति कुछ ऐसी है तो जहां 20 से कम वर्कर या कर्मचारी है, वहां पे भी ईपीएफ एक्ट लागू कर सकती है गवर्नमेंट, कोई स्थायी मतलब इस तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अध्यादेश जारी करके सर। और और सर सबसे बड़ा इसका कर्मचारी भविष्य निधि का, सर माफ करना कहीं हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स हो रहा, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज से मतलब मेरी भावनाओं पे ध्यान देना, क्योंकि सर ये जो जापान है स्टडी नो मटेरियल प्रॉब्लम। अंग्रेजी में है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में भी प्रयास कर रहा हूँ मैं। जापान तो जापान। सबसे बड़ा इसका कर्मचारी भविष्य निधि का ये फायदा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। कोई भी कोर्ट, any court in India has no power to pass the order that so and so amount may be recovered from the provident fund of the concerned employee, even by decree also. Court attachment cannot be done on the ईपीएफ अमाउंट। कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में कोई भी न्यायालय के आदेश से भी ये पैसा वसूल नहीं हो सकता, जो कुर्की या सिविल डिग्री जैसा हम बोलते हैं। ये बिल्कुल कर्मचारी के लिए प्लस मतलब उसके लिए सुविधाजनक है सर। और जब कर्मचारी से भविष्य निधि की कटौती की जाती है, नियोक्ता भी उसमें अंशदान मिलाता है, तो कर्मचारी का ईपीएफ काटा जा रहा है या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार द्वारा उसको कर्मचारी के खाते में जमा किए जा रहे हैं, उस आधार पर किसी भी कर्मचारी की वेतन में कमी नहीं कर सकती है, ये मतलब वेजेज में कमी नहीं कर सकते हैं इस आधार पे कि हम आपको ईपीएफ का अंशदान दे रहे हैं सर। इसमें सर कोई भी ठेकेदार कंपनी अधिकारी अगर या तो ईपीएफ कम काटता है या नहीं काटता है या नियोक्ता का अंशदान भी कर्मचारी के वेतन से काटता है, तो उसमें पेनाल्टी का प्रोविजन है सर। उसमें पेनाल्टी कंसर्न अधिकारी को 1 साल की जेल या उसमें 5,000 पेनाल्टी या दोनों दोनों हो सकती थी, उस केस की परिस्थिति क्या है उसके आधार पे सर। ये कुछ एक्ट पे कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होता सर। एक्ट नॉट टू अप्लाई कुछ स्टेब्लिशमेंट संस्थान में ये एक्ट लागू नहीं होता है। जैसे नंबर 1, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी 1912 अधिनियम 1912 में, इसमें ये लागू नहीं होता है। इन एनी स्टेट रिलेटिव कोऑपरेटिव लेस देन 50%, 50% मीन 50 श्रमिक या वर्कर से कम अगर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, तो वहां ये एक्ट लागू नहीं होता है। या अगर केंद्र या राज्य सरकार का कोई ऐसी उपक्रम संस्था है जिसमें सीपीएफ बोलते हैं, जहाँ कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड उन्होंने लागू कर रखा है, वहां पे भी ये एक्ट लागू नहीं होता है सर। सेंट्रल एनी एक्ट सेंट्रल फ्रंटियर स्टेट एंड हुज एम्प्लॉइज, और इस तरह की कोई अन्य सीपीएफ या ओल्ड पेंशन स्कीम या कर्मचारी भविष्य निधि की कोई अच्छी स्कीम अगर उन्होंने लागू कर रखी है, तो वहां ये सर ये एक्ट लागू नहीं होता है सर। और कौन सा। और इसको एग्जाम्पशन देना नहीं देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, श्रम मंत्रालय को सर। जो कई कई क्या होता है ना, दो जो सर एग्जाम्प्टेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्प्टेड होते हैं। एग्जाम्प्टेड का मतलब है कि जो कर्मचारी का जो भविष्य निधि काटते हैं और नियोक्ता साइड का भी भविष्य निधि जो राशि वो अपने पास रखते हैं, अपना ट्रस्ट बनाते हैं, बट ट्रस्ट की टाइम टू टाइम रिपोर्ट
ईपीएफओ को भेजते हैं, बट उस एग्जाम्प्टेड वाले भी इम्प्लॉय शेयर ऑफ इम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन और ईडीएलआई का पेमेंट मासिक तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि को भेजना पड़ता है। और ये जो एक ट्रस्ट बनता है उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसका डिटेल अकाउंट रखे, मंथली रिटर्न, रीजनल प्रोविडेंट फंड का विरोध प्रदर्शन जारी जो वैश्विक में लिखा है सर। बहुत ज्यादा विरोध करते थे क्योंकि हमने प्लेकार्ड देते थे। लेकिन भारत ने जो स्लोगन दिया है उसको दोहराते हुए प्रोवाइड को ना अच्छा लगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट कोई भी रूल इस एक्ट में अपना रूल बना सकती है सर। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, कोई भी अगर इसमें डिफिकल्टी नहीं, कोई शंका या डाउट कुछ ऐसा होता है तो मैटर शुड बी रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, दे विल टेक ए फाइनल डिसीजन इन द मैटर। इसमें सर जो कर्मचारी भविष्य निधि का जो अंशदान होता है उसका सबसे पहला एक तो बचत होती है सर, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ओपन जहाँ बैंक होती है उससे भी ज्यादा होती है। जैसे सर 2022-23 की रेट को इंटरेस्ट 8.15% निकली हुई सर। और इसका एक हम कहीं पे भी एक नंबर है, मिस कॉल करेंगे आप, जहाँ कोई कर्मचारी अगर कर्मचारी भविष्य निधि का मेंबर बना है और उसमें जो अपना फार्म भरा नॉमिनेशन का, उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा है उस मोबाइल नंबर से, ये नंबर है सर, एसएमएस करेगा 9966044425, तो एसएमएस करने से उसको रिप्लाई आ जाएगा कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है ईपीएफ अकाउंट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन एग्जाम्प्टेड। नॉन एग्जाम्प्टेड मतलब जिनका पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान में जमा होता है। और सर इसका यह भी फायदा है कि कर्मचारी भविष्य निधि का जो पैसा है इसको हम कुछ एडवांस अग्रिम भी ले सकते हैं, जैसे घर में कोई धार्मिक कथा का आयोजन है, बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की शादी है, या अपना मकान है, मकान का मेंटेनेंस है, इस तरह के कार्यों के लिए हम इस ईपीएफ फंड से हम एडवांस भी लगते हैं। और एडवांस में सर फर्स्ट टाइम एडवांस देंगे तो बेसिक प्लस डीए का 3 गुना सर, बेसिक और डीए का 3 गुना फर्स्ट टाइम एडवांस। और सेकंड टाइम जिसको बोलते हैं मर्जर लोन, फिर मर्जर में बेसिक और डीए का 3 गुना प्लस जो आपकी बैलेंस राशि पहले, दोनों मिला के वो फ्रेश रिकवरी उनका किस्त बन जाएगी। कुछ इसमें विड्रॉल भी हो सकता है सर जो आपके ईपीएफ अकाउंट में से, जैसे विड्रॉल अगर कोई प्लॉट खरीदना चाहे, मकान खरीदना चाहे, या मकान का मेंटेनेंस हो, बच्चों की शादी हो, बच्चों की शिक्षा हो, तो इस तरह का विड्रॉल सदस्यता के 5 वर्ष होने के बाद में इस तरह का एडवांस पार्ट विड्रॉल निकालना आप ले सकते हैं, जो वापिस आपसे रिकवरी नहीं होगा सर। और हर कर्मचारी को जो भी ईपीएफ का मेंबर होता है, मेरा स्वजाति बंधुओं से ये निवेदन है कि जब भी वो कोई कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में ज्वाइन करे, ज्वाइन करने के बाद में ही वो अपना इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉय पेंशन स्कीम और डीएलआई के लिए अपना नॉमिनेशन की जो निर्धारित प्रोफार्मा है वो भर दे। क्योंकि सर उसमें दिक्कत ये था कि नॉमिने समय परिस्थिति का कुछ कह नहीं सकते हैं, आजकल के जमाने में एक फल का भरोसा नहीं, किसी का कुछ भी क्या हो जाता है कुदरत का। तो जो भी कर्मचारी लगता है उसको सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद में अपने उत्तराधिकारी नॉमिनेशन के फॉर्म भरना चाहिए सर। उसमें दिक्कत, उसमें अगर खुदा खास्ता भगवान ना करे किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी हादसा हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाता है माना कि, तो उसका जो पीछे परिवार होता है ना उनको अपना क्लेम दावा लेने में दिक्कत नहीं आती सर। सबसे पहला ये, आजकल तो ऑनलाइन नॉमिनेशन भी होता है, ऑफिस से ई नॉमिनेशन जिसको बोलते हैं, वो करना चाहिए सर। अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो फिर कोर्ट से वो सक्सेशन उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाओ, फिर कोर्ट में केस करो, फिर वहां से ऑर्डर लाओ, फिर सबमिट करो। एक तो सर वो कर्मचारी भी नहीं रहता, फिर उसके परिवार वाले परेशान रहते हैं। तो उससे बेटर है कि जब भी कर्मचारी इस तरह के स्कीम या कंपनी में ज्वाइन करे, ईपीएफ का मेंबर बनते ही सर वो उसका नॉमिनेशन के फॉर्म भर दे, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए सर। ये है। और अपना एक यूएएन कार्ड भी बनता है, यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर,
कोई भी कर्मचारी जब ज्वाइन करता है तो यूएएन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसका ये फायदा है कि सर अगर कर्मचारी एक कंपनी छोड़ के दूसरी में जाए, दूसरी में छोड़ के तीसरी में जाए, यूएएन कार्ड होता है, इन लाइफ एक ही होता है सर, और पीएफ अकाउंट नंबर और मैंने यूएएन कार्ड से लिंक होता है। तो आप किसी भी नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे जो ईपीएफ से गाउन होती है, आप यूएन कार्ड दे देंगे तो आपका अकाउंट का पैसा ऑटोमेटिक आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, यूएन कार्ड से लिंक है तो उससे पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। उसके ये फायदे हैं सर। और दूसरा ये है कि अब सर मैं इस पे शुरुआत, ये तो हो गया इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम सर। अब मैं आता हूँ ईपीएस, इम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 सर। Employee Pension Scheme 1990, the scheme may be called the Employee Pension Scheme 1995। ये सर 16 नवंबर 1995 से प्रभाव में आई, इफेक्टिव लागू हुई। ये कोई इम्प्लॉई अगर 1 अप्रैल 1993 कोई ईपीएफ का मेंबर था तो भी उसको ऑप्शन है कि वो ईपीएस 1995 का सदस्य बन सकता है सर। ये है दिस स्कीम शेल अप्लाई टू एम्प्लॉइज ऑफ ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू बी द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाइड और इज अप्लाइड अंडर सब सेक्शन 2। कहने का मतलब ये कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी मजदूर जो कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य है वो ऑटोमेटिकली कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का सदस्य बन जाता है। ही विल बी डीम्ड टू ऑटोमेटिकली बीइंग द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 सर। उसमें क्या होता है सर, सर्विस माना जाता है। एक्चुअल सर्विस मीन 16 नवंबर 1995 के बाद में जो सर्विस होती है, दैट सर्विस काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन। फैमिली का मतलब होता है इस पर्पज से वाइफ in the case of male member, husband in the case of female member, sons and daughters of the members, sons and daughter member employee pension fund, sons and daughter their age is वो 25 वर्ष तक के सन और डाटर होते हैं, उन्हीं को कानूनी तौर से इसमें इस फायदे पेंशन के बेनिफिट के लिए माना जाता है। मेंबर का मतलब जो अपना कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य है। पे का मतलब, मजदूरी का मतलब ये होता है कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता सर। इसमें सर क्या होता है कि जैसे 12% तो इसमें सर सबसे पहले ये है कि इम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए जो मजदूरी की लिमिट, वेज लिमिट जो मानी जाती है वो 15,000 ही मानी जाती है। अगर किसी की 15,000 से भी ज्यादा मूल वेतन और महंगाई भत्ता है, परंतु पेंशन की गणना 15,000 को मानकर ही की जाती है सर। वो अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कुछ डिसीजन जजमेंट हुए, गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, वो जब तक एज ऑन टुडे ऑर्डर है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोर्ट का आदेश क्या आएगा करेगा, वो अभी एज ऑन टुडे जो लागू है अधिनियम नियम में उसी की बात कर रहा हूँ सर। और जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का, ये कर्मचारी से नहीं काटा जाता, ये नियोक्ता मैनेजमेंट इसमें मिलाता सर 8.33%। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि देखिए पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य है वो स्वतः ऑटोमेटिकली ईपीएस स्कीम 1995 का सदस्य बन जाता है या उसको सदस्य माना जाता था। इंडिया में कहाँ जो बात एनआरआई करते थे हैं? नहीं, और तुमने दिखाया था कि एक चर्चा होती है। सर नहीं, इसमें मंथली मेंबर्स पेंशन होती है, इसमें पेंशन कुछ अलग अलग स्कीम की होती है। जैसे सर इसमें रिटायरमेंट 58 साल की एज में माना जाता है, पर जो कर्मचारी अगर नौकरी कर रहा है 58 साल की है, वो चाहता है कि नॉर्मली रिटायरमेंट की एज 60 साल की होती है, पर फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन 58 ईयर्स इज फिक्स फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट। अगर वो कोई चाहता है कि 58 साल के बाद में भी मैं ईपीएस का मेंबर रहूं, तो उसमें सर 60 साल की एज तक वो अपना सदस्य बना रह सकता है। उसमें 4% पर ईयर उसको पेंशन ज्यादा मिलती है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई 58 से 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होगा, मतलब पेंशन लेगा, तो उसको 8% पेंशन ज्यादा मिलेगी सर।
अब इसमें एक ऑप्शन और है, कोई भी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का पेंशन प्राप्त करने 10 साल की सर्विस जरूरी है। 10 साल की सर्विस मतलब 10 साल का पेंशन का अंशदान। सर्विस का मतलब पेंशन कंट्रीब्यूशन है, पेंशन के अंशदान से। अगर कोई कर्मचारी 50 साल का हो जाता है सर, और 10 साल का पेंशन का अंशदान दे दिया है, तो उसको रिड्यूस पेंशन भी मिल जाती है 58 साल से पहले से ही सर, 50 साल की एज में उसको। बट उस केस में क्या होगा सर, 4% पेंशन कम हो जाएगी। जैसे 58 और 50, तो पेंशन कम हो जाएगी। और एक मिनट सर, 1 मिनट। और पेंशन सर अलग अलग तरीके होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन। एक तो सर एक तो होती सुपर पेंशन जो 58 साल पे मिलती है सर। एक रिड्यूस पेंशन, जैसे मैंने कहा कि वो 50 साल के बाद ले सकता है अगर उन्हें 10 साल का पेंशन का कंट्रीब्यूशन दिया है तो सर। और डिसेबल पेंशन मतलब कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, वो फिजिकली और मेंटली अगर काम नहीं कर सकता है, तो उस केस में उसको डिसेबल पेंशन मिलती है। डिसेबल पेंशन सर मेडिकल बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा, उसके केस में उसको डिसेबल। मगर डिसेबल पेंशन के लिए सर 10 साल की पेंशन कंट्रीब्यूशन की सिर्फ 1 मंथ कंट्रीब्यूशन अगर उसको कटाया गया है, और ऐसा अगर डिसेबल की कंडीशन है, तो ही विल गेट डिसेबल पेंशन। विडो पेंशन सर, विडो मतलब कोई भी अगर कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य डेथ हो जाती है, उसका भी 1 साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन पेंशन का होना चाहिए, तभी विडो को फैमिली पेंशन मिलेगी सर। और उस केस में अगर बच्चे, उस केस में 2 लोगों को पेंशन मिलेगी, विडो को और चिल्ड्रन पेंशन। चिल्ड्रन पेंशन 25 साल तक मिलेगी अप टू डेट, और 2 बच्चों तक मिलती है, 25 साल तक बच्चे हो जाएंगे। और विडो को सर जब तक वो रीमेरी नहीं करे या डेथ नहीं हो, तब तक उसको होल लाइफ मिलती है सर। ऑर्फन पेंशन, अगर कोई दोनों हस्बैंड और वाइफ कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य है, दोनों को डेथ हो जाती है, तो उस केस में ऑर्फन पेंशन दोनों को, एक बालक को 2 पेंशन मिलेगी, दोनों की मदर और फादर की सर। नॉमिनी पेंशन मिलती ऑन डेथ ऑफ द एलिजिबल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है अगर उसकी डेथ होगी तो नॉमिनी वो जिसको करता है उसको 25 साल तक उसको भी पेंशन मिलती है सर। और सर पेंशन का फॉर्मूला है कि क्योंकि वेज लिमिट 15,000 है सर, 15,000 15,000 इंटू पेंशनेबल सैलरी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और डिवाइड बाई 70, ये है। मगर सर विडो पेंशन में मिनिमम पेंशन विल बी 1,000। उस केस में गवर्नमेंट ने ये करा कि विधवा पेंशन में 1,000 मिनिमम पेंशन है सर। पक्षी नेताओं को नहीं मिला जो खरीद को लेकर छात्रों से कांग्रेस सवाल पूछती है और 36% आप लोगों पर आरोप है। उसके बारे में सर्वे जी लाल किले नहीं आए थे और किसी और कार्यक्रम में चले गए थे, किसी ने पूछा उससे कहा कि आंख में कुछ तकलीफ थी, तो मैंने एक आप जैसे और सर अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है, पेंशन के लिए अप्लाई करता है, तो 1/3 पेंशन वो कम्यूट करा सकता है, मतलब उसको एक तिहाई 33% वो एडवांस में ले सकता है। तो 1/3 जो पेंशन कम्यूट कराएगा, जैसे 1/3 आया माना कि 300 रुपए, तो 300 इंटू 100, तो उसको 3 लाख रुपए कम्यूटेशन के मिल जाएंगे सर। मगर 15 साल के लिए जो उसको पेंशन मिलेगी, उसको 300 रुपए माइनस मिलेगी सर। बेसिक पेंशन माइनस 300 प्लस नेट पेंशन मिलेगी। 15 साल बाद वो पेंशन रिस्टोर हो जाएगी, मतलब 300 रुपए इग्नोर होके वापिस फुल पेंशन मिलेगी सर उसको। एयरपोर्ट पर जिस तरह की बिल्कुल गलत बात है। गृह मंत्रालय से की तरफ से बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आती है कि ऐसे कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन किसी भी मॉडल। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहाँ पर नई दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए जो बातें कही गई हैं, उनमें किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे? यूक्रेन का जिक्र 4 बार किया गया है, लेकिन रशिया का जिक्र नहीं हुआ है। इसमें पनिशमेंट फॉर फेलियर टू, कुछ जो जैसे एग्जाम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनको रिटर्न भेजनी पड़ती है, या नॉन एग्जाम्प्टेड को भी रिटर्न भेजनी पड़ती है। अगर वो नहीं भेजते तो पनिशमेंट ऑफ फेलियर रिटर्न एक्सेप्ट, या मतलब क्या क्या गलती कर सकता है, डिडक्ट और अटेम्प्ट टू डिडक्ट,
या तो जो कर्मचारी भविष्य निधि का जो नियोक्ता का अंशदान है वो भी कर्मचारी से काटता है, या सबमिट नहीं देता है, या इंस्पेक्टर वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं उनके साथ गलत मिसबिहेव करता है, या कोई भी इस रूल का वायलेशन करता है, उसके लिए 1 साल की सजा या 5,000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है सर। उसके बाद वो अगर कोई नॉमिनी है सर, इसका क्या ऑलरेडी जैसे नॉमिनी है और पर्सन चार्ज विद ऑफेंस ऑफ मर्डर, जैसे कोई कर्मचारी है उसका कोई फैमिली मेंबर कोई मर्डर कर देता, हत्या कर देता, तो उस केस में जो नॉमिनी है टिल दी जब तक वो आपराधिक मामले का निस्तारण डिस्पोजल नहीं होगा तब तक उसका अधिकार, उसको जो बेनिफिट है वो रोक दिए जाएंगे। और अगर उसमें जब वो न्यायालय का निर्णय होने में निर्दोष साबित होगा तो उसको मिलेंगे, और अगर उसमें दोषी पाया जाएगा तो जिसने अपराध किया है उस नॉमिनी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो अदर नॉमिनी है तो उसको ये फायदा होगा, मतलब ये कि जिसने अपराध किया उसको फायदा नहीं मिलेगा अगर ऐसा सिद्ध हुआ न्यायालय से के साथ। यानी नया लाई है, ये इंटरनेशनल वर्कर के यानी बारे नया में भी लाई है। कुछ ऑप्शन है, जैसे भारत नेपाल के कीमत की बीच भाई। मित्रता की संधि है, भारत भूटान के हाँ, बीच मित्रता की संधि है। इस तरह अगर कोई ना, नेपाली और भूटानी फॉर द या नहीं, पर्पज ऑफ या इंटरनेशनल सही वर्कर सर्कल दे लगा विल लिया। बी ट्रीटेड एज हाँ, पर विद इंडियन सिटीजन। तो अगर जैसे कोई भारतीय या नेपाल में जाता है या भूटान का भारत में काम करता है तो भारत सरकार और उस सरकार के साथ उनके एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट ऑफ सोशल, ये है ये 1 मिनट सर, एंटर ड्यू सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके अनुसार जो अमाउंट वहाँ जो काम करता है वो यहाँ ईपीएफ में आ जाता है, और वो भी सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन एक्सेट्रा दैट सर्विस इज आल्सो काउंटेड सर। अब तीसरा बचा है सर EDLIS, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। अब एक तो सर ये कि अगर कोई कर्मचारी 10 साल से पहले नौकरी करने के बाद में 10 साल से पहले, 10 साल मीन्स 10 साल का कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सर जो पैसा है वो 10 CA फॉर्म होता है वो अपना भर के भेज के अपना पैसा ले सकता है या स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। अगर वो स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करके के बाद में किसी दूसरी संस्था में जॉब करता है, ईपीएफ से डाउन होता है, तब वह रिटायर होता है तो ईपीएफ पेंशन के साथ वो स्कीम सर्टिफिकेट लगा देता है, तो उसको स्कीम सर्टिफिकेट मतलब उस अमाउंट का बेनिफिट उसको वहां मिल ये जाएगा। लगा के और बाद। अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा कर लेता है उसके बाद में 50 साल या 58 साल या 60 साल जो भी कंडीशन में रिटायर होता है तो पेंशन मिलती है, उसका फॉर्म 10 दिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 वो भर के भेजना पड़ता है। इसके साथ में अपना नंबर एक पैन कार्ड लगाना पड़ता है, आधार कार्ड लगाना पड़ता है। अगर सन और डॉक्टर 25 साल से कम है तो उनका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मतलब 10th की मार्कशीट वो लगा देनी चाहिए। और ये है, और डिसेप्टी रोल वगैरह फोटो वगैरह, जैसे सेल्फ मेंबर अप्लाई करता है ज्वाइंट फोटो विद फैमिली, अगर विडो करती है अप्लाई तो अपना फोटो, बच्चे हैं तो उन दोनों का अलग अलग फोटो ये साथ में लगाना पड़ता है। पूरा डिटेल फॉर्म है ये है। एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये थर्ड पार्ट है। एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इस स्कीम के तहत कर्मचारी से कोई पैसा नहीं काटा जाता है सबसे पहले। और जो ये एम्प्लॉय लॉन्च हुई थी सर 1900 एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, जो भी वर्कर कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य है वो सटे ऑटोमेटिक ही एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का मेंबर बन जाता है। तो इसकी मेन इसकी सदस्यता है कि कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य हो, परंतु इसमें क्या है इसकी पात्रता मतलब इसका बेनिफिट लेने के लिए कम से कम 12 महीने का उसका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी उसको इसका लाभ मिल सकता है। और सबसे कम से कम 12 महीने का कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान होगा तभी उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और ईडीएलआई एज ए सोशल सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू दी नॉमिनी ऑफ दी मेंबर। इसका सबसे बड़ा फायदा विशेषता यह है दैट इज नो एक्सक्लूशन अंडर दिस स्कीम, मतलब कोई डेजिग्नेशन पोस्ट वाइज कोई इसमें भेदभाव नहीं है। कई कई LIC पॉलिसी में होता है कि भारत में डेथ हो
विदेश में नहीं हो, इस तरह का इसमें जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी, बाढ़, भूकंप, भूकंप, आत्महत्या वगैरह, इसमें हर केस में ये इसका बेनिफिट मिलता है। देयर इज नो, कोई छूट नहीं है कहने का मतलब। भारत में, विदेश में आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आत्महत्या कर ले, तो हर परिस्थिति में इसका बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज वो दूसरी कंडीशन मैच करता हो। ये इसका फायदा सर। और इसका सबसे बड़ा है कि इसका इसमें भी वेज लिमिट सर 15,000 ही मानी जाती है। इसका बेनिफिट का जो इसको स्कीम देने का फायदा है, मतलब जो कैलकुलेशन है, 15,000 रुपये सर, जैसे उसकी मैक्सिमम हमारा लिमिट मानी जाती है इंटू 30, ठीक है सर। प्लस 2.5 लाख रुपए इससे गवर्नमेंट ने अभी बोनस डिक्लेयर किया, तो इसकी जो मिनिमम बेनिफिट है 2.5 लाख रुपए, और मैक्सिमम बेनिफिट है सर 60 लाख रुपए इसके। और इसका जो क्लेम करने का है सर, एक फार्म होता है, फार्म 1 ऐप है वो, इसमें भी जो नॉमिनेशन क्लेम करेगा, डेथ सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। अगर नॉमिनेशन नहीं कर रखा है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, या अगर माइनर नॉमिनी है तो गार्जियनशिप लगाना पड़ेगा, और एक कैंसल चेक। ये सर ऑनलाइन ही होगा, ये ऑफलाइन ही देना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा था कि वही अधिकारी इसको सत्यापित करके भेजे। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो जैसे बैंक मैनेजर, जहां उसके खाता चल रहा था, लोकल एमपी और एमएलए, गजटेड ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, मेंबर, चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ म्यूनिसिपल बोर्ड, पोस्ट मास्टर और मेंबर ऑफ द आरपीएफसी, ये कोई भी उस फॉर्म को अटैच कर सकते हैं, मतलब सत्यापित कर सकते हैं, जहां जो नियोक्ता का कॉलम होता है वहां पे। सर जो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी से 3 चीज काटी जाती है सर। ईपीएफ 12% का जाता है, ईपीएस कर्मचारी से नहीं काटा जाता है, और ईडीएलआई का भी अंशदान कर्मचारी से नहीं काटा जाता है। नियोक्ता का अंशदान इसमें ईपीएफ का 3.67 है, और ईपीएस का 8.33 या 1250 रुपये नियोक्ता का अंशदान, और ईडीएलआई में 0.5% ऑफ वेजेज और ₹75 विच योर इज लेस। ठीक है सर। अब मैं नम्र निवेदन है, कोई भी बंधु कोई क्लैरिफिकेशन पूछना चाहे तो मैं मोस्ट वेलकम, मैं स्वागत है, मैं प्रयास करूंगा अच्छा से अच्छा जवाब दे सकूं, ये रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी, शंकर जी सर। जी, अपन महावीर जी का एक क्वेश्चन है। जी सर। पीएफ पीएफ जमा नहीं होता है, जी। मैं अपना नॉमिनेशन कैसे चेक करूं? जी सर। पीएफ जमा नहीं होता है तो जमा मैं मतलब अपना नॉमिनेशन, जमा नहीं होता है पीएफ है, उनका आपका पीएफ जमा कार्ड। नहीं होता है, जी। तो वो अपना नॉमिनेशन कैसे चेक करेंगे? कि पीएफ जमा नहीं होता है तो मेरा कहने का मतलब है कि जब वो कर्मचारी वहां कंपनी में ज्वाइन करता है तो ईपीएफ के जो नॉमिनेशन वगैरह के फॉर्म है उसी टाइम फॉर्म भरने चाहिए सर। अगर अब आप आगे बताइए क्या कहना चाह रहे सर। दूसरा क्वेश्चन इनका है, जी। दूसरा दूसरा इनका क्वेश्चन है, पेंशन टाइम जी। सर्विस 1995 से पहले का टाइम काउंट जी। होगा क्या? मेरा हाँ, पीएफ 1991 से कट रहा है। पास सर्विस भी काउंट होगी सर फॉर द पर्पज जो ईपीएस जो एक जो अभी बताया ना 1 अप्रैल 1995 से जो पेंशन लागू है ना सर, दैट पास सर्विस इज आल्सो काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ईपीएस। जी सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जो पास सर्विस भी काउंट होगी सर। पास सर्विस पेंशन shall be given below. The past service pension payable in companies of 58 year as number 16 November 19, अगर वो भी काउंट होगी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ, पास सर्विस काउंट होगी सर। ठीक है जी। जी। महावीर जी का अगला क्वेश्चन है, नौकरी छोड़ने के बाद में नॉमिनेशन हो सकता है क्या? नौकरी छोड़ने के बाद नॉमिनेशन चेंज हो सकता है क्या सर? हेलो। हो सकता है क्या? हाँ, नॉमिनेशन तो एनी टाइम मेंबर एक इंटीमेशन जो नॉमिनेशन का फॉर्म होता है ना सर,
वो रिवाइज फार्म भर के दे दे कि पहले वाला मेरा निरस्त कर दिया जाए और इस नॉमिनेशन को वैध माना जाए। नॉमिनेशन तो एनी टाइम इट कैन बी चेंज सर, कभी भी बदल सकते हैं आप। पेमेंट लेने से पहले नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं सर आप। उसका फाइनल भुगतान लेने से पहले आप नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी सर, फाइनल भुगतान जब आपके पास पैसा अभी आया नहीं है या आपने क्लेम नहीं किया तो उससे पहले पहले आप रिवाइज नॉमिनेशन होता है फार्म भर के दे सकते हैं नॉमिनेशन चेंज करने के लिए सर। क्योंकि नॉमिनेशन का जैसे बच्चे पहले छोटे थे, अब शादी हो गई, अलग हो गए, तो उस केस में नॉमिनेशन परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाता है सर। ठीक है जी। जी सर, चेंज हो सकता है। महेश जी का क्वेश्चन है जी, जी। इफ हायर पेंशन ऑप्शन इज नॉट सिलेक्टेड, जी सर। इफ हायर पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। ये अभी सर हायर पेंशन स्कीम का मैंने कहा ना सर अभी आपको कि ये भी मामला कुछ अभी कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है कुछ लोगों ने कि पेंशन हमारी मतलब जो 15,000 की लिमिट है ना सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलते हो आप जी। हाँ, थोड़ा आवाज की दिक्कत आ रही, मैं दरवाजा भी खोल लेता हूँ। 1 मिनट प्लीज सर। हाँ, 1 मिनट प्लीज काइंडली सर। वो सर उसमें मैंने आप अभी बताया था सर, वो 15,000 की लिमिट है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ कर्मचारी जो सितंबर 14 में जब वो पेंशन की लिमिट 6500 से 15,000 हुई थी ना, तब वो लोग कुछ कुछ कर्मचारियों ने, बहुत सारे यूनियन वगैरह ने, कुछ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेज हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि हमारी जो पेंशन के लिए जो ईपीएफ की जो वेज लिमिट है उसको एक्चुअल सैलरी मान लिया जाए सर। मान के मतलब पेंशन सेंक्शन किया जाए। तो उसमें अभी फिर उन्होंने कोर्ट केस किए, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आए हैं। तो उसमें ये कि अगर उनका एक्चुअल सैलरी माना जाए ना सर, तो फिर 8.33% एम्प्लॉयर जो 8.33% ऑफ एम्प्लॉयड शेयर ऑफ ईपीएस कंट्रीब्यूशन वो उनको रिफंड करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तब जाके वो अभी रिवाइज पेंशन देंगे। वो असेसमेंट अभी चल रहा है, ईपीएफओ में लोगों ने क्लेम जमा कराए हैं, अभी असेसमेंट चल रहा है। बट कुछ ये कुछ क्लीन नहीं है मामला, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी पेंडिंग है। अभी ईपीएफओ ऑफिस ने रिटर्न में ये कोई जारी नहीं किया है कि फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन व्हाट इज द बेसिक पे, अदर इज लास्ट बेसिक पे क्या है, ये अभी कोई क्लियर कट ऐसा गाइडलाइन नहीं आया सर। ठीक है हेलो। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अभी सर, अभी कोई अगला ऐसा क्वेश्चन क्लियर है कट जी। ऑर्डर नहीं आया, इसलिए सर मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ। ये भी कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में सर। ठीक है जी। हाँ, तो हायर पेंशन का कुछ चल रहा है, बट 2014 से कर्म एम्प्लॉयड शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन विथ इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा। तब वो जो भी वेज लिमिट डिक्लेयर होगी उसके बेस पे आपकी पेंशन हायर होगी। बट आपको एम्प्लॉयड शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन विथ इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा सर, ये तो पक्का है सर। ये है सर। ठीक है जी शंकर जी, एक अगला क्वेश्चन है जी हेमराज जी जी का। जी। किसी जी का सर। पीएफ कट रहा है, किसी का पीएफ कट रहा है और नॉमिनेशन में किसी का नाम नहीं है और इस जी, आदमी की मृत्यु हो जाती है तो पेमेंट किसको मिलेगी? इसमें लीगल है, कानूनी उत्तराधिकारी कोर्ट से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा सर, उसको मिलेगा सर। कोर्ट से जो सक्सेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं ना सर, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। जिसके पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होगा उन्हीं को उनका भुगतान होगा बेनिफिट का सर, ईपीएफ, ईपीए, डीएलआई, जो भी हो बेनिफिट का। इसका मतलब है उसमें कोर्ट में केस करना पड़ेगा, कोर्ट में केस हाँ। होने के बाद नहीं होगा, बगैर हाँ, कोर्ट के कोर्ट केस से कुछ नहीं हो सकता। सर, कोर्ट से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एक मिलता है, तो वो कोर्ट केस करने के बाद में मिलता है डेफिनेटली, वैसे तो कोई कोर्ट से मिलता नहीं है। तो इसलिए कर्मचारी के हित में है कि जब वो नौकरी ज्वाइन करे, ईपीएफ का मेंबर बने, उसी टाइम उसको नॉमिनेशन के फॉर्म भर देना चाहिए, ताकि बाद में परिवार को या फैमिली को दिक्कत नहीं हो सर। ये है सर।
ठीक है जी। जी जी। किसी भी समाज बंधु का और किसी का कोई हाँ पूछिए पर्सन सर, है मुझे तो बहुत खुशी होगी सर, इसमें कोई बात नहीं सर। सीट रिक्वेस्ट भेज के भी पर्सन पूछ सकता है। आप सीट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक शंकर जी, आपने हेमराज जी का एक क्वेश्चन हो रहा है। जी उस आदमी के यदि 4-5 उत्तराधिकारी हो तो पेमेंट किसको सभी में विभाजन होगा क्या? जी सर। उस आदमी के है ना, मान लो चार हाँ, पांच उत्तराधिकारी है। नहीं पर ये बताइए, 4-5 उत्तराधिकारी को उसने नॉमिनेट कर रखा है या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाते हैं सर, ये बताइए आप। जी सर, आप आपसे जो पहले क्वेश्चन पूछा था ना इमराज जी ने, भी यदि जी कोई आदमी पीएफ कटवाता है और नॉमिनेशन में किसी का फार्म नहीं भर रखा है जी। और तो उसको भी पेमेंट है किसको मिलेगी? तो उसमें हाँ अगला क्वेश्चन पूछा है, जैसे आप कह रहे थे भी कोर्ट में केस करना पड़ेगा। हाँ, वो तो उत्तराधिकारी प्रमाण इसमें पत्र लाना पड़ेगा। उसमें अगर नहीं, दो इसमें से ज्यादा सदस्य है ना सर, उत्तराधिकारी सदस्य मतलब दो से ज्यादा उत्तराधिकारी, तो उसमें परसेंटेज फिक्स होगा। इस आदमी को इतना परसेंट, इसको इतना परसेंट, उसमें परसेंटेज फिक्स होगा। टोटल ओवरऑल 100% होगा सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही सर? हेमराज जी ने ये भी प्रश्न लिखा है साथ में भी, वारिसन प्रमाण पत्र के अनुसार मिलेगा क्या ये? अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी चालू करते है, उससे पीएफ निकालते नहीं निकालते, उसके फायदे हो। सर कोई कर्मचारी अगर उसको पीएफ नहीं निकालना चाहिए सर। हेलो। हाँ जी बोलो जी आप। कोई कर्मचारी अगर नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है तो सबसे पहले 60 दिन पहले उसको पीएफ का पैसा नहीं मिलता है, कि 60 दिन तक अगर वो बेरोजगार रहता है तब जाके उसको पीएफ का पेमेंट मिलता है। दूसरा है कि सर इसको उसको एक छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करने में उसको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यही पीएफ का पैसा उस अकाउंट में, मैंने बताया यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर ले लेना चाहिए। उसे आप कितनी भी 1 2 3 4 5 किसी भी कंपनी में जाए, आपका यूएन नंबर से आपका पीएफ अकाउंट नंबर लिंक हो जाएगा। वो पैसा आपके एक ही खाते में जाएगा। उसका ये फायदा होगा कि सर जैसे वो पेंशन के लिए आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा, ये फायदा 10 साल का कंट्रीब्यूशन जैसे मिनिमम चाहिए, तो पेंशन कंट्रीब्यूशन भी जाएगा। अगर आप पीएफ वही ट्रांसफर कराएंगे तो पेंशन कंट्रीब्यूशन वो माना जाएगा। और ईडीएलआई स्कीम जो 12 महीने का कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए, वो भी अवेल करने के लिए, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने में अपना पीए को पैसा ट्रांसफर करवाना चाहिए। इससे कर्मचारी या मजदूर को ज्यादा फायदा है सर। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उसमें वो अग्रिम ले सकता है या विड्रॉल, कुछ पार्ट विड्रॉल निकाल सकता है सर, बट उसको पीए का पैसा ट्रांसफर करवाना चाहिए सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बोलिए। हाँ हेलो। थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत, जी बताइए सर जी। मैं जी ने एक क्वेश्चन ये भी किया है भी इसका क्या फायदे हैं इसको नहीं निकालने के? नहीं निकालने की ये फायदा ना सर, एक तो इसपे सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ब्याज, जैसे 22 से 20 के लिए 8.15% ब्याज मिलता है। इतना ब्याज मेरे हिसाब से शायद कहीं इतना कहीं नहीं मिलता है। एनपीएस में जरूर 10% है, नेशनल पेंशन स्कीम में। नहीं निकालने की एक फायदा कि ये तो भविष्य का पैसा है, बुढ़ापे का। उस टाइम जब आप हेल्पलेस होंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे, उस टाइम आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये कि आपका फिर पेंशन के लिए भी तो कंट्रीब्यूशन जा रहा है ना सर, ईपीएफ नहीं निकालने से। जो कर्मचारी ईपीएफ का मेंबर है, ऑटोमेटिक ईपीएस और इंश्योरेंस का भी मेंबर है सर। जब आप पैसा निकाल लेंगे तो आप ईपीएस का मेंबर भी नहीं रहेंगे, इंश्योरेंस के मेंबर भी नहीं रहेंगे सर। तो कर्मचारी को नहीं निकालना या पैसे अकाउंट ट्रांसफर करने में फायदा है सर, ये है सर। किसी भी समाज बंधु के और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हाँ पूछिए जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी सर, मुझे बहुत खुशी होगी सबसे पहले सर। सीट रिक्वेस्ट भेज के सीट पे आके भी प्रश्न पूछो आप। कोई भी प्रश्न है आपका इससे संबंधित तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
सर जी सर। श्रीचंद जी का प्रश्न है जी। हेलो। श्रीचंद जी का प्रश्न है जी जी सर। कि मैंने नौकर छोड़ दिया है और अभी मैं बिजनेस चालू किया है, मुझे पीएफ निकालना चाहिए या मेरा पीएफ साथ। तो सर 60 साल का आपका पीएफ जमा है, तो 2-3 साल और कोई नौकरी करेंगे तो सर आपको पेंशन भी मिल जाएगी जिंदगी भर। तो अभी आप क्यों निकालें सर? ये है, 2-3 साल और की नौकरी कर लेंगे, 10 साल का आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो सर आपको पेंशन के लिए ये एलिजिबिलिटी हो जाएंगे सर। ये है सर। हेलो। नौकरी नौकरी हेलो। छोड़ दी है जी इनने। नौकरी नौकरी छोड़ छोड़ दी दी कितने है। साल? सर कितने साल बाद नौकरी नौकरी 7 छोड़ साल दी का सर? जमा है जी। हाँ सात जी। साल का जमा है पीएफ। 7 साल का सर जमा है पीएफ। पीएफ 7 साल का जमा है ना, तो सर पीएफ पे तो अभी ब्याज मिलता है, इससे ज्यादा ब्याज तो कहीं मिलता नहीं। दूसरा है कि और कहीं आपका प्लान क्या है? आपका बिजनेस का ही है, फिर कहीं आगे नौकरी ज्वाइन करने का विचार है क्या? आपकी परिस्थिति है सर। अगर आपको आगे कहीं नौकरी करने का प्लान है, जमा रहने दो, फिर बाद में ट्रांसफर करवा लेना नया यूएएन अकाउंट में, ताकि 10 साल की सर्विस होने पे आपको पेंशन भी मिल जाएगी सर। ये है। तो आगे आपको नौकरी करना या नहीं करना, क्या विचार है सर? बिजनेस चालू किया जी नया इन्होंने। नहीं नहीं, नया वो तो बिजनेस। अच्छी बात है। तो सर आगे कुछ 2-3 साल की नौकरी और कर लेंगे, 10 साल का अंशदान हो जाएगा, तो आपको पेंशन मिल जाएगी ना सर, होल लाइफ जिंदगी भर पेंशन मिलेगी सर आपको। ये है। अगर आपको नौकरी नहीं करने के विचार है, कहीं बिजनेस में लगाना है, तो वो आपका निजी मामला, आप निकाल सकते हैं, बट ये तो भविष्य, नाम सुने नहीं, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, ये तो आपका भविष्य के लिए पैसा सर, तो इसको वर्तमान में यूज करना, प्रयोग करना ठीक नहीं है सर। अब आपका निजी परिस्थिति क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जनरल बात कर रहा हूँ सर मैं। सर महेश जी का प्रश्न है जी आगे। अगर जी। किसी के पास दो यूएन हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? यूएएन नंबर? यूएएन हो जाते हैं। हाँ, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसका ये फायदा है कि एक कंपनी छोड़ के आप दूसरी में जाते हैं, दूसरी में तीसरी में जाते हैं, तीसरी से चौथी में, तो जहां जहां आप पीएफ अकाउंट खोलेंगे, वो पीएफ अकाउंट आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक है। मतलब आपका पीएफ का खाता एक ही रहेगा, उसी में पैसे जमा जमा होते रहेंगे, चाहे आप कितनी कंपनी बदल लें। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो इंश्योरेंस के लिए 12 महीने का कंट्रीब्यूशन माना जाता है, तो वो 12 महीने आप कंटिन्यूस माना जाएगा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो आपका इंश्योरेंस का बेनिफिट का फायदा हो जाएगा इन द इवेंट, अगर कोई ऐसी परिस्थिति होने में सर। ये है। आपको कंपनी बदलने में पीएफ अकाउंट ऑटोमेटिक यूनिवर्सल से लिंक है, तो आपके उसी अकाउंट में पैसा जमा तो, और अगर आप चाहे कितनी कंपनी बदल लो सर। डबल हो जाए ये। तो क्या करें। जी सर। डबल हो जाए तो क्या करें। डबल मीन सर मैं। महेश महेश जी का क्वेश्चन है यही जो जी। आपने जो बता रहे हो ना इसमें, जी। ये लिख रहे हैं भी डबल हो जाए तो क्या करें। थोड़ा मेरे भी, अगर अकाउंट नंबर दो हो जाए तो कोई बात नहीं, आपका यूएएन नंबर तो एक है, तो वो आपका अकाउंट नंबर यूएएन में लिंक है, तो पैसा आपके उसी अकाउंट में जाएगा सर। यूएन नंबर कभी डबल नहीं होते, वो एक ही रहता है सर ड्यूरिंग लाइफ में सर, वो कभी अलग अलग नहीं होता सर, एक ही रहता है। हेलो। हेलो। मैगजीन लिखे हैं हो जाते हैं। हो जाते हैं। मैगजीन लिखे हैं हो जाते हैं। नहीं, पर हो डबल हो जाते हैं, जाते पर हैं। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत है, वो गलत इथिक्स है, बिजनेस इथिक्स है ना, ऐसा नहीं होता है कि नहीं करना चाहिए। यूएन नंबर एक ही होता है सर, जो मेरा कहना है। अब वो कोई, जैसे पैन कार्ड लाइफ में एक ही होता है ना, इस तरह यूएन नंबर भी एक ही होता है, बस मेरा ये सबमिशन है सर। गलत है अगर वो, फिर वो जब हम फॉर्म भरते यूएन का कि मेरे पास पहले कभी नहीं था अब नहीं करूंगा, वो थोड़ा गलत इथिक्स हो जाता है। यूएन नंबर कभी दो नहीं बनते, एक ही होता है सर। सर हो जाते हैं तो क्या करें। तो एक को सरेंडर कर दो, वापस दे दो उनको, कि डिटेल लिख दो कि गलती से आ गया, या जो भी परिस्थिति हो, एक ही होना चाहिए सर। एक को वापस सरेंडर कर दो, ईपीएफ को इंटीमेट कर दो कि इस नंबर को
कैंसिल कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए सर? ये है सर। हाँ जी, किसी भी समाज बंधु का और कोई पर्सन है तो आप आप पूछे पर्सन लिख पूछिए सर, बेशक मुझे बहुत के खुशी पूछ होगी सकते सर, हैं। उसमें कोई बात नहीं। महेश जी, आपके कोई पर्सन है तो आप सीट रिक्वेस्ट भेज के सीट पर आके पर्सन पूछ सकते हो। लगभग 40 सदस्य जुड़ चुके हैं अपने साथ। अब किसी भी समाज बंधु का कोई पर्सन नहीं है। यदि किसी भी समाज बंधु का कोई पर्सन है तो आप पर्सन पूछ सकते हैं, नहीं तो मीटिंग को समाप्त करते हैं। सभी समाज बंधु से निवेदन है, आज का जो प्रोग्राम है इसकी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, जो हम अपने यूट्यूब पे अपने महासभा के नाम से चैनल बना रखा है, उस पे हम लिंक शेयर करेंगे। आप यदि किसी भी कारणवश पूरी मीटिंग को नहीं सुन सके हो या कोई ना जुड़ा हो और मीटिंग नहीं सुन सका हो तो वो आप यूट्यूब के ऊपर ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। सर कोई भी हो इसके बाद मुझे में हम व्हाट्सएप कर देते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी होगा मैं बेस्ट रिप्लाई करूंगा और गाइड करूंगा। अगर इसी को किसी बारे में गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आई विल हेल्प, मैं पूरी मदद करूंगा, प्रयास करूंगा सर मैं। इसके बारे में किसी का कोई भी प्रश्न है बाद में भी शंकर जी से पूछ सकते हो। हाँ डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे बाद कभी भी कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद मीटिंग समाप्त के बाद हम यूट्यूब अपने कुटुंब ऐप के ऊपर अपना लिंक शेयर करेंगे और आप एक फीडबैक भी मांगेंगे। उसमें आप अपना इस मीटिंग के बारे में आप फीडबैक के अंदर विचार लिख सकते हैं कि आपका ये प्रोग्राम अच्छा लगा या बुरा लगा, जिस तरह भी है, या इसमें कुछ सुधार करना है या नया कोई अपने को प्रोग्राम लाना है, किस चीज का प्रोग्राम लाना है उसके बारे में हमारे को राय दे सकते हो, ताकि हम कुछ बढ़िया और नया प्रोग्राम लेके आए, नए प्रशिक्षक के साथ आए। सर अनुमति हो तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सर मैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी आप। हाँ सर, मैं नेक्स्ट चैप्टर 15 दिन बाद वो कर्मचारी उस पर रखना चाहता हूँ, ईएसआईसी कर्मचारी ये है ना, मेडिकल स्कीम होती है ना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उस पर टॉपिक रखना चाहता हूँ 15 दिन बाद सर मैं। ठीक है सर, आप टाइम और तारीख बता देना हमारे को, हम आपका प्रोग्राम रख देंगे जी। हाँ ईएसआईसी जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि जो फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करता है उसको कर्मचारी इंश्योरेंस स्कीम का जो बेनिफिट मिलता है, मैं उस पर लेक्चर रखना चाहता हूँ, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और कुछ समाज बंधुओं का भी फायदा होगा सर। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप हमारे को टाइम और तारीख बता देना, हम प्रोग्राम रख देंगे आपका। जी सर, जी सर। आपने समाज पंद्रह के लिए दिन बाद कीमती लगभग टाइम सर। दिया, हाँ आपने समाज के लिए कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत आशीर्वाद बहुत देना सर, आभार। और मैं जीवन में सफलता करूं और कुछ अच्छा काम कर सकूं सर मैं। आदरणीय राम कुमार जी, आदरणीय राम कुमार जी, आदरणीय राम कुमार जी, निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक ऑन करें।